मैं जयंतराव सौरभ हूँ एंड मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2018 में ऑल इंडिया रैंक 29 करी है और अभी मैं इंडियन रेलवे सर्विस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मेरा जन्म अराउंड मुंगेर में हुआ था, बिहार में, एंड मेरी स्कूलिंग लखीसराय में हुई और 10th तक मेरी वहीं हुई। फिर 12th करने के बाद फिर मैंने फिर जेईई की प्रिपरेशन करी एंड देन क्लियर करने के बाद फिर मैंने आईआईटी कानपुर से अपना बीटेक किया। मेरा जो इंजीनियरिंग कोर्स था वो 5 ईयर कोर्स था जिसमें बीटेक और एमटेक दोनों साथ में इंक्लूडेड था और मैंने 2015 में वहाँ से एमटेक पास किया। तो जब मैं फाइनल ईयर में था, जब मेरा 5th ईयर एमटेक का चल रहा था, तो मैंने एमटेक में मार्क्स मेरे अच्छे आए थे और मैंने जो थीसिस थी उसमें काफ़ी अच्छा काम किया था। तो जो मेरे एमटेक के सुपरवाइज़र थे उन्होंने मुझे कहा, रिकमेंड भी किया था और ये कहा था कि अगर तुम पीएचडी करना चाहते हो किसी अच्छी बाहर की यूनिवर्सिटी से, यूएसए, यूरोप यूनिवर्सिटी से, देन ही कैन गिव मी रिकमेंडेशन लेटर ऑल्सो। तो मेरे पास एक ऑप्शन वो भी था कि मैं आगे हायर स्टडीज़ करके एकेडमिक्स की दुनिया में आ जाऊँ और पीएचडी करके आगे उसमें करियर बनाऊँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास करियर का ताकि मैं कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठूँ एंड वहाँ से कोई जॉब लेकर फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो पीएचडी का ऑप्शन मैंने इसलिए उसमें चूज नहीं किया क्योंकि एक मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। सिंस 5 ईयर प्रोग्राम था तो मैंने एमटेक किया ही, बट उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत थी कि आपको पीएचडी करने 4-5 साल लगेंगे, देन वापस एकेडमिक्स में आओ। दूसरा, आपको एक उस फील्ड में आने के लिए थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है कि अगर आपको उतना सपोर्ट हो ताकि आप, क्योंकि उसमें अराउंड 28, 29, 30 साल के बाद ही एक तरह से आप करियर शुरू कर पाएंगे, कितनी जल्दी करते हैं तो मेरे पास वो उतना ऑप्शन था नहीं और दूसरा उतना इंटरेस्ट की कमी के होते हुए भी मैंने वो ऑप्शन चूज नहीं किया एंड आई सैट इन कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट बैठने के बाद मुझे एक एनालिस्ट कंपनी में एज एनालिस्ट तरफ से जॉब ऑफर हुई थी और उसी समय 2015-16 के आसपास काफ़ी इंडिया में स्टार्टअप का काफ़ी कल्चर था, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे थे, काफ़ी नए नए स्टार्टअप्स भी आ रहे थे। और सिंस कॉलेज के दिनों में मैंने काफ़ी सारा काम भी किया था, सारे कॉन्टेक्ट्स भी बने थे, तो मेरा इंटरेस्ट था कि एक स्टार्टअप्स में भी काम करके देख सकते हैं कि एंड उसमें, क्योंकि उसमें जो लर्निंग कर्व होता है काफ़ी स्टीप होता है, काफ़ी छोटे लेवल पे, एंट्री लेवल पे भी आप काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी बड़ी कंपनी में आपको थोड़ा सीनियरिटी के बाद ही आपको काम मिलता है। तो उसी समय एक सीनियर का स्टार्टअप था, फूड डिलीवरी या हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप था, वहाँ से ऑफर था तो आई ज्वाइन दैट। क्योंकि मॉनेटरी लेवल पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी मिल रही थी एंड क्योंकि वो हमारे कॉलेज के सीनियर्स की थी तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा कि एनवायरमेंट वो भी काफ़ी अच्छा होगा ज़्यादा देन मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसीलिए मैंने वो कंपनी ज्वाइन की जो मैंने कैंपस प्लेसमेंट से मिली थी। आई ज्वाइन एट अ स्टार्टअप। तो उसमें मैं दिल्ली एनसीआर में अराउंड ऑपरेशंस का वन ऑफ द लीडिंग मेंबर था वहाँ पे दिल्ली एनसीआर का। तो जैसे अभी आप जानते हैं स्विगी को जानते हैं, हमें जो फूड डिलीवरी करती है, तो हमसे कॉम्पिटिटर थे, पिकिंगो नाम था उस कंपनी का। एंड उसके में जो डिलीवरी बॉयज़ की हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, उनको कहाँ रखना होता है, पूरे ऑपरेशंस, उनकी रिम्यूनरेशन वगैरह, इंसेंटिव्स वगैरह सब कुछ मैं देखता था। तो स्टार्टअप्स में जनरली जो काम होता है वो एक फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना ही करना है, इतने बजे तक ही करना है और इस दिन ही करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, लोग कम होते हैं, हमेशा रिसोर्स का क्रंच होता है। देन यू हैव टू जस्ट कि ये चीज़ करनी है, आपको कैसे करनी है तो आपको करना ही होगा, चाहे वो आपको संडे को भी करना पड़े या फिर रात को भी करना पड़े। तो मैंने उसमें कई बार 7 दिन भी काम किया है, दिन के 12 घंटे 15 घंटे तक भी काम किया है, रात को ऑफिस में आने के बाद 10 बजे वापस भी काम करना पड़ा है क्योंकि ज़रूरत ही। तो उस समय आपको उसमें उसके बाद काफ़ी पैशनेट होना पड़ेगा कि उसमें काम कर रहे हैं एंड आपको छोटी मोटी चीज़ डिटर नहीं होना पड़ेगा कि क्योंकि ऑब्स्टिकल्स में हमेशा आते रहते हैं। तो मैं करीब 4-5 महीने हमने उसमें काम किया, काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट उसमें फंडिंग की थोड़ी दिक्कत हो गई। देन इट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम बाय अदर कंपनी। तो फिर मैंने फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वो भी एक स्टार्टअप हुई थी सीनियर्स की, लेकिन वो बैंगलोर में थी। इट वाज अ रियल एस्टेट ऑनलाइन कंपनी थी और तो ग्रैब हाउस नाम था उसका। उसमें मैं पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन डिवीजन में था। जैसा दोनों दो इंडस्ट्री, एक हाइपर डिलीवरी के रियल एस्टेट ऑनलाइन का पोर्टल है, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री थे पर काम ऑपरेशंस का इसमें भी था मेरा
कि रियल एस्टेट को आइडेंटिफाई करना, उनके डेटाबेस सेव करना, उनके अंदर जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसको उससे हम अपने पोर्टल पे कैसे ला सकते हैं, ये काम था। उसमें हैदराबाद एंड बैंगलोर के जो भी पेइंग गेस्ट कॉम्पिटिशन थे उनका मेजरली हमारा काम था। तो यहाँ भी वर्किंग कल्चर वैसा ही था, क्योंकि जो उसमें काम के कलीग्स थे वो काफ़ी यंग थे, तो आपको ज़्यादा हायरार्की फील नहीं होती है। प्लस जो काम का नेचर होता है वो भी सिमिलर होता है, क्योंकि फिर इसमें भी आपको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कि एक टाइम टेबल से नहीं चलना है, या फिर 9 to 5 तरह की जॉब नहीं है। वहाँ भी आपको छुट्टी के दिन भी काम करना होगा तो कब करेंगे, आपको लॉन्ग आवर्स भी करने हैं तो वो भी करेंगे। तो ये चीज़ फील होती है। तो उसमें मैंने लगभग 1 साल काम किया। फिर देन इट वाज आल्सो एक्वायर्ड बाय वन कंपनी। फिर मैंने ब्लैकबक ज्वाइन किया। ब्लैकबक इज लाइक ऊबर फॉर ट्रैकिंग एंड इट इज एसेट लाइट मॉडल विच गिव्स कि किसी भी क्लाइंट्स को, जैसे ITCN को किसी को अपने गुड्स ट्रांसफर करने यहाँ से वहाँ, देन इट गिव्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्लैकबक वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, देन इट एग्रीगेट ट्रक्स फ्रॉम मार्केट। तो उसमें मैं ऑपरेशंस देखता था। उसमें मैं मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के ऑपरेशंस देखता था। तो इसमें भोपाल में होता था। तो ये 3 सिटीज़ हो गई थी मेरे लगभग 2.5-3 साल में। एक दिल्ली NCR में किया, बेंगलोर में किया, एंड अभी मैं भोपाल में था। भोपाल में मैं अकेला था, क्योंकि हेड ऑफिस बेंगलोर में था। वहाँ पे अकेले जो ग्राउंड टीम थी कि जिनका काम होता है कि जो ट्रक के वेंडर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या फिर ब्रोकर्स हैं, उनसे डील करना, प्लस जो क्लाइंट्स हमारे वहाँ पे हैं जिनसे जो हमें सप्लाई दे रहे हैं, तो उनसे भी बात करना होता था। और उसमें काफ़ी सारा फील्ड जॉब भी था। करीब महीने वगैरह 10 से 12 दिन में बाहर ही जाता था कि जो अलग मार्केट्स है, ट्रांसपोर्ट मार्केट्स हैं, जो क्लाइंट्स उनसे मिलना होता था, उनसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी काम होता था। तो इस बार सेल्स जॉब ऑल्सो, इट वॉज ए ऑपरेशंस जॉब ऑल्सो, एंड फिर बाकी दिन में आपको बैठ के आपको जो टीम को मैनेज करना है तो वो भी काम था। तो एक तरह से काफ़ी, और ट्रांसपोर्ट कभी रुकता नहीं है, चाहे संडे हो या मंडे हो या फिर फ्राइडे हो, किसी हर दिन छुट्टी के दिन भी हो, ट्रक चलते ही रहते हैं, और रात को भी चलते रहते हैं, दिन को चलते रहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा, MP राजस्थान का ऑपरेशन सबसे पहला फ़ोन मुझे आता था। तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता था। किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, किसी को किसी बॉर्डर पर पकड़ लिया गया है, कुछ कर लिया गया है, देन यू हैव टू डील विद दैट। फिर आपको ये नहीं कहना है कि आज छुट्टी है, आज मैं नहीं करूँगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन तीनों स्टार्टअप में काम करने का, मैं ये कहूँगा कि अगर आप सही में रिस्क लेना चाहते हैं कि मुझे तुरंत सीखना है, जल्दी से सीखना है और सीख के फिर आगे बढ़ना करना है, तो देन स्टार्टअप्स विल बी वेरी गुड ऑप्शन। बट आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं एक लिमिटेड अमाउंट में ही काम करूँ, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, या छोटे को नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है, तो फिर स्टार्टअप्स में आपको नहीं जाना चाहिए। अभी भी काफ़ी स्टार्टअप्स चल रही हैं इंडिया में, काफ़ी जॉब ऑफर भी करती हैं, काफ़ी अच्छी सैलरीज भी ऑफर करती हैं, बट वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसके अंदर एक डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, और आप ये चीज़, इस रिसोर्स क्रंच या फिर फाइनेंशियल क्रंच या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन आवर्स की शिकायत नहीं करेंगे उनके साथ। बट ये आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं आगे के लिए। अगर स्टार्टअप अच्छी से ग्रो कर जाती है, देन आपका करियर तो ऑलरेडी अच्छा हो जाए, क्योंकि उस कंपनी के साथ आप भी ग्रो करेंगे। अगर नहीं भी चलती है, देन यू विल गेट अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मेरा जो लगभग मैंने करीब 2 साल काम किया तीनों कंपनियों को मिला के, तो मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो किसी बड़ी कंपनी में होता तो वहाँ पे 5-6 साल में मैं जो सीखता, यहाँ करीब मैं 2 साल में ही सीख गया। अब एक 2017 में मैंने डिज़ाइन किया, देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो उसमें छोड़ने का एक पर्सनल फैमिली रीज़न भी था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर से फिर शिफ्ट करना था किसी और। तो जनरली यही होता है कि आप कुछ साल प्राइवेट में काम करते हैं, देन या तो आप फिर GMAT या फिर CAT दे के आप MBA करने जाते हैं, या फिर कुछ और करते हैं। तो फिर CAT दे के फिर से MBA करने के एक तो काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन होता है, देन आपको 2 साल देने पड़ते हैं उसके लिए, या फिर एटलीस्ट 1 साल एग्जीक्यूटिव MBA के लिए देना पड़ता है। तो मेरे पास कुछ फाइनेंशियल और पर्सनल रीजन थे, जिसके कारण मैंने फिर वो ऑप्शन चूज नहीं किया उस समय। हालांकि ऑप्शन भी था मेरे पास, बट उस समय फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिर गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में काम करना है। तो फिर उस समय उसमें पब्लिक सेक्टर में भी या फिर गवर्नमेंट सर्विस में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप किस में जाएँ। सिविल सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, और भी RBI गेट भी है। तो उस समय मेरा सिंस कॉलेज के टाइम से मैं थोड़ा इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, थोड़ा खुद से अपनी हॉबीज़ के लिए पढ़ता था।
तो उसमें मुझे RBI ग्रेड बी, जो उसमें RBI मैनेजर्स बनते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए चला पता। ये जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो एज बैकअप एग्ज़ाम के लिए उसको रखते हैं। एंड जॉब प्रोफाइल काफ़ी इसमें अच्छी होती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग लोकेशन भी अच्छी थी, क्योंकि जो RBI के ऑफिस जनरली अच्छी जगह पे हैं। ये आपके तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस जॉब में नहीं होती है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके अंदर जो पॉक्स वगैरह हैं गवर्नमेंट सर्विसेज को भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एंड कुछ आपको आगे पढ़ना वगैरह है तो RBI बहुत हेल्प करती है उसके लिए। तो इस सब मामले में मुझे RBI जो ग्रेड बी का था वो काफ़ी जॉब प्रोफाइल अच्छी लग रही थी, और मैंने सोचा कि इसकी मैं तैयारी करूँगा। तो 2016 में अराउंड मार्च में मैंने डिज़ाइन किया था। इसका एग्ज़ाम जनरली जो प्रीलिम्स होता था वो अक्टूबर में होता था। तो मुझे लगा था कि मैं मार्च में जो डिज़ाइन कर रहा हूँ आई विल हैव 6 मंथ्स, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर लूँगा। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ उसके लिए। पर जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा तो अगले महीने नोटिफिकेशन आया कि सर इसका एग्जाम प्रीपोन्ड होकर जून में हो गया। तो मेरे पास बस 2 महीने थे, तो मुझे पता था कि 2 महीने प्रिपरेशन नहीं कर सकता और फिर मुझे अगले साल भी देखना पड़ेगा। तो मैं 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहता था उस समय, और मुझे मालूम था कि 2 महीने प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम देना बेकार ही हुआ कि मैं बस बिना प्रिपरेशन एग्ज़ाम दे रहा हूँ, होगा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास दूसरा था कि मैं इंजीनियरिंग कर रखा था, और गेट और जो ESE का ऑप्शन था दूसरा, मैंने फिर उसमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी शुरू करी। तो उसमें, और ये मेरा पहला चॉइस क्यों नहीं था इसके बारे में बताऊँगा कि क्योंकि मैं 2 साल में काम कर चुका था जिसके अंदर इंजीनियरिंग का कोई कनेक्शन नहीं था। तो ऑलरेडी अब 2 साल का गैप आ चुका है उसके लिए, तो ऑलमोस्ट आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। इसीलिए RBI में चूज़ करता, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, तो मैं कर सकता था। और ESE गेट भी छोड़ा तो ऑलमोस्ट मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल का गैप आ चुका था। तो फिर से आप जो चीज़ें पढ़े हैं आपको रिकॉल नहीं होती हैं। और क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता तो इसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसी डिपार्टमेंट में है। तो आपको काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप किसी अच्छी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा पहला ऑप्शन नहीं था। सिंस अब RBI गेट बी का ऑप्शन नहीं रहा क्योंकि उस एग्जाम प्रीपोन्ड हो गया, तो देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। फिर मैंने तैयारी करनी शुरू की। तो स्टार्टिंग में मैं ESE के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि एक तो उसमें सीट्स काफ़ी कम होती थी एंड कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं कि मैं गेट के थ्रू किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ज्वाइन करूँगा। तो फिर मैंने तैयारी करनी, फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन जून में मैंने शुरू करी था प्रिपरेशन, मई एंड या जून में शुरू करी थी, और जनवरी में इसका प्रीलिम्स होता था नई सर्विसेज, और फरवरी में गेट का एग्जाम। 6-7 महीने थे मेरे पास। फिर 2-3 महीने जब मैं तैयारी करी तो देन मुझे लगा कि मैं नई सर्विस की तैयारी भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं टेस्ट वगैरह दे रहा था, टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखे थे, तो उसमें काफ़ी मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे थे और चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट को रिकॉल अच्छे से कर पा रहा था। और जो मैंने तैयारी करी थी JEE की 11th-12th में, उस समय जो मैथ्स एंड फिजिक्स मैंने अच्छे से मैंने पढ़ाई करी थी, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था इस समय कि क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो आप फिजिक्स एंड मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, उसका एक्सटेंडेड वर्जन आप मान सकते हो। तो काफ़ी मुझे फ़ायदा मिलने लगा उस चीज़ों का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइमरीली एंड आई विल कीप गेट एज ए बैकअप ऑप्शन। फिर ये एग्ज़ाम दिया जनवरी में, मैंने प्रीलिम्स अच्छा हो गया मेरा, और फिर फरवरी में गेट दिया, तो गेट भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। एंड फिर 37 रैंक गेट में आई थी, एंड उसके थ्रू मेरा फिर ONGC IOCL में सिलेक्शन हुआ। मैंने बाकी इंटरव्यू दिए भी नहीं थे, क्योंकि मुझे था कि किसी एक में आना है, बाकी हर जगह की सीट नहीं करनी है। गवर्नमेंट में रैंक अच्छी थी, तो मेरा PSU में जिसमें मैं इंटरव्यू दूंगा मोस्ट ऑफ उसमें हो जाएगा। तो मैंने इंटरव्यूज काफ़ी कम जगह दिए, एंड फिर ONGC एंड IOCL में मेरा सिलेक्शन हुआ। तब तक मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। फिर मैंने मेंस की तैयारी करी, एंड फिर मेंस देने के बाद फिर मैंने अराउंड सितंबर में ONGC में अहमदाबाद में ज्वाइन किया इन एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन में। तो सरफेस टीम मिली थी। तो ONGC के अंदर जो पार्ट होता है, काफ़ी सारे उसमें डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो प्रोडक्शन है, फिर दूसरा ड्रिलिंग हो जाता है, मेंटेनेंस जिसको मैकेनिकल बोलते हैं, फिर सीमेंटिंग है, बाकी और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल भी, उसका भी ऑप्शन होता है, और एक मटेरियल मैनेजमेंट और MMO भी होता है। तो MMO हर डिपार्टमेंट में काफ़ी कॉमन होता है, एंड उसका काफ़ी मेनली ऑफिस जॉब है। एंड इसके अंदर आप बेसिकली टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो परचेजिंग वगैरह होती है मशीनरी की, और भी काफ़ी उसमें डील करते हैं। तो ये कॉमन होता है डिपार्टमेंट, इसका कट ऑफ काफ़ी हाई आता है।
तो अगर आपको फील्ड में जॉब नहीं करनी है ONGC के अंदर जाके, तो आप मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर का भी चूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन में जिसमें मैं गया था उसके अंदर जनरली दो होते हैं, एक सरफेस टीम होता है, एक वेल सर्विसेज होते हैं। प्रोडक्शन में सरफेस टीम होती है, वो होता है कि एक बार जब क्रूड ऑयल ज़मीन के नीचे से या फिर सरफेस पे आ गया, देन वी हैव, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। तो उसमें फिर वेल का जो मेंटेनेंस होता है वो आप देखते हैं, फिर उसको सही से उसके अंदर से वाटर होता है, बाकी उसको अलग करना, उस प्लांट में आप रहते हैं, उसको डिस्पैच सही से हो जाए। जैसे जो क्रूड ऑयल के वेल्स काम कर रहे हैं उनके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर के, प्रेशर के, सबको आपको देखते रहना है, और उसके अंदर प्रोडक्शन कम ना हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और वेल सर्विसेज होता है कि वेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ जॉब्स करवाने होते हैं, तो आप देखते हैं थोड़ा सा ड्रिलिंग से सिमिलर होता है। तो सरफेस टीम और अहमदाबाद वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग है ONGC के अंदर भी, प्रोडक्शन के अंदर। तो मैंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे काम किया। मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था, एंड तब तक कुछ दिन काम करने के बाद मेरा फिर इंजीनियरिंग से रिजल्ट भी आ गया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, 37 रैंक उसके अंदर आ गया रैंक। फिर था कि अब ONGC में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, पोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, एंड वहाँ पे जो काम कर रहा था मैं, तो उसके अंदर दो तरह की, एक शिफ्ट वाली जॉब होती है जिसके अंदर आपको 3 शिफ्ट में, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट में करना पड़ता है। ये ऑनशोर के लिए, ऑफशोर के लिए अलग होता है, जिसमें आपको 14 डेज ऑन ऑफ का होता है। तो मैंने ऑनशोर पे किया, तो मैं मेनली ऑनशोर की बात करूँगा। एंड मेरा एक होती है जनरल शिफ्ट, जिसमें आप सुबह जाते हो शाम को 9 बजे जाके आपको शाम 5 बजे जाते हो, एक होती है शिफ्ट में आता अपना। तो मैं दोनों में काम किया है एज पर रिक्वायरमेंट। स्टार्टिंग में अगर मैन पावर कभी कम होती थी शिफ्ट में, तो मैंने शिफ्ट में भी काम किया है। एंड फिर जनरल शिफ्ट जो होती है इसमें दिन में सुबह आके आप शाम को आते हो, उसमें भी मैंने किया है। तो शिफ्ट में रहने से आपको जो एक्चुअल वर्किंग है प्लांट की देखोगे आप, जो GGS बोलते हैं, क्रूड गैदरिंग स्टेशन, जहाँ पे एक्चुअली क्रूड ऑयल निकल के पहली बार ऑयल सरफेस पे आता है, तो कलेक्ट करके हम उसको मेन जो प्लांट होता है वहाँ पे डिस्पैच करते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे पंप्स काम करते हैं, बहुत बॉयलर्स काम करते हैं, पाइपलाइंस काफ़ी होती हैं, गैसेस अलग हो रहे होते हैं, तो आप वर्किंग देखोगे। जनरल शिफ्ट में जनरली आप जो प्रॉब्लम्स है, जो जनरल मेंटेनेंस है, जो लोगों का मैनेजमेंट है, वो आप देखते हो, एंड किसी वेल में कोई दिक्कत हुई तो वो आप जाके देखते हो। तो ये ONGC में मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला काम करने को लेके। वहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि अगर फिर मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रेलवेज़ में नहीं मिला, रेलवेज़ के अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स अगर वो मिल गए, देन फिर मैं नहीं रहूँगा, नहीं चाहूँगा मैं, आई विल स्टे इन ONGC ओनली। बट फिर जब अलॉटमेंट हुआ तो मुझे फिर इसमें रेलवेज़ मिल गया, तो वो मेरा पहला प्रेफरेंस था। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि ONGC छोड़ दूँगा, एंड आई विल ज्वाइन रेलवेज़। सो 2019 में फिर जुलाई में मैंने रेलवे ज्वाइन किया, इंडियन रेलवे सर्विस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह। एंड फिर उसमें 78 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग हमारे अभी चली रही है। तो और 2021 में फरवरी के आसपास पोस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। एंड ट्रेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होती है, एंड जो रेलवेज़ के डिफरेंट पार्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, वहाँ हमें जाना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी ट्रैवल भी होता है, काफ़ी सारी क्लासरूम टीचिंग्स भी होती हैं। तो आप रेलवेज़ के वेरियस जो चीज़ें हैं अलग अलग हैं, मतलब अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके बारे में भी आप सीखते हो, अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में सीखते हो। सिंस मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन की, तो उसके अंदर फोकस उस पर रहता है कि क्या क्या उसमें काम होते हैं। तो जनरली अभी तो मैं फील्ड पे पोस्टिंग नहीं हुआ हूँ, फिर भी जितना मुझे आइडिया लगा है कि काम कैसा होता है, तो जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक तो जो रोलिंग स्टॉक होता है, जिसके अंदर कोचेज एंड वैगन्स आते हैं, तो उनकी जो मेंटेनेंस होती है वगैरह, तो उनके डिपोज वगैरह होते हैं, फ्रेट यार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, उनका मेंटेनेंस आप देखते हो। एंड उसके अलावा फिर प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जहाँ पे कोचेस बनते हैं, तो जिसके अंदर मेनली MCF रायबरेली है, ICF चेन्नई है, RCF कपूरथला है, तो वहाँ पे आपके कोचेज, जहाँ पे कोचेज बनते हैं, देन आप वो प्रोडक्शन यूनिट में आप काम करते हो। तो मेनली तो उसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स होती है, फिर डिविजनल ऑफिस है, जो जोनल ऑफिस होते हैं जहाँ पे आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए भी आप पोस्टिंग हो सकते हैं। तो ये सारी पोस्टिंग्स होती हैं। डिटेल्स इसकी एक बार जब पोस्टिंग होती है तभी आपको इलेक्ट चलता है पता, अभी तो इतना आइडिया। तो ये जो जर्नी अभी तक यहाँ तक है, इसको मैं कंक्लूड करूँगा। एंड जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो अभी कॉलेज में हैं, या फिर जो करियर शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा
एक कहना चाहूँगा कि 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली करियर के। एक बार जब आप कॉलेज जाने से पहले आप तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, आप कॉमर्स की करो, साइंस की करो या फिर आर्ट्स की करो, किसी करो, तो जब स्कूल में हो तो जब आप कॉलेज सोचते हो अच्छा कॉलेज जाना है मेरे को, वो होता है। एक बार आप कॉलेज चले जाते हो, एक वो पीरियड होता है। एक बार आप कॉलेज से निकल जाते हो, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर वो पीरियड। ये 3 पीरियड, इन तीनों पीरियड में कभी ना कभी आपको एक बार अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने 10th 12th में अच्छी खासी मेहनत कर ली तो आपको कॉलेज अच्छा मिल जाता है, फिर आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू या फिर जॉब अच्छी मिल जाएगी, देन आपका फिर करियर शुरू हो जाएगा। अगर उसमें आपने वो ठीक से मेहनत नहीं करवाया, कुछ कॉलेज नहीं मिला, देन आपको ड्यूरिंग कॉलेज काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंड वहाँ जाके फिर आपको कैंपस चाहे कम ही कंपनियाँ आएँ या फिर नहीं तो आप ऑफ कैंपस भी अच्छी जॉब ले सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। तो अगर आपने वहाँ भी वो चांस मिस कर दिया, देन आपको एक बार कॉलेज खत्म होने के बाद आपको एक बार चांस और मिलेगा जब सब लोग किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उस बीट कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी से उस समय आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सके। तो ये 3 स्टेज में कभी न कभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी आप ये मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतनी जल्दी आपको स्टार्ट मिल जाएगा। उसके अलावा आप काफ़ी सारे जो टॉपर्स होते हैं अलग एग्जाम में, शायद सिविल सर्विसेज के हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के हो, गेट के हों या फिर किसी भी जेई के, किसी भी एग्जाम के टॉपर्स, उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं एंड बहुत सारे टिप्स आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सुनिए ज़रूर उनको, बट किसी भी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करिए, क्योंकि सब लोग अलग होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबकी अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो किसी 2 इंसान की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल सिमिलर हो, किसी और की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप सेम तरह के रिजल्ट आप हासिल कर पाओगे, इसकी काफ़ी कम चांसेस होते हैं। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर चुके हैं अभी 12 से लेकर अभी तक, और मैं ये कहूँगा मैंने किसी की भी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है। मैंने हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता थी कि मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, और जो मैं डिसीजन भी मैंने लिए हैं ड्यूरिंग करियर की, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो बेस्ड ऑन अपने सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस और जो मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ उसके बेसिस पे ही लिए हैं। तो और आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस इसीलिए किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी है या फिर कुछ और नहीं पढ़ना है क्योंकि बाकी लोग पढ़ रहे हैं या फिर ये चीज़ अच्छी है। आपको खुद से हमेशा ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कुछ और पढ़ रहा हूँ तो मैं उसमें 100% दे पाऊँ कि नहीं दे पाऊँगा। बस कि मेरा दोस्त कर रहा है या फिर इस चीज़ का ज़्यादा नाम होता है, सिर्फ उसके लिए ना करें। और अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप 100% नहीं दे सकते हैं तो फिर, क्योंकि इंडिया में आप किसी भी जॉब की तैयारी करोगे आपको कॉम्पिटिशन कम नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत उससे बाहर हो जाए, क्योंकि पैशनेट होकर या फिर डेडिकेशन होकर तैयारी करने वाले काफ़ी लोग हैं। तो आपको कॉम्पिटिशन डरना भी नहीं है, लेकिन आप खुद से ऑनेस्ट होकर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है एंड खुद की स्ट्रेटेजी बना के आप इनपुट्स सबसे लो, आप सुनो क्या अच्छी आदतें होती हैं, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, सब कुछ सुनो, बट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ कि आपको अभी तक आइडिया लग गया हो कि आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं और कितनी मेहनत कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। बेस्ड ऑन दैट आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, अच्छा करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट।